बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले M.Square लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हार्ट का सलाम। अच्छा, जो जैसे कि आपको मालूम है, जितना जो हमारा पिछला सेशन था, इसमें हमने जो ACI कमेटी है 225 उसकी चैप्टर 3 को हमने डिस्कस किया था, जिसमें जो सीमेंट टाइप थे या उनकी जो ऐसे समझ लो इनकी सिलेक्शन थी या जो इनकी अवेलेबिलिटी थी, उसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा सेशन है, उसमें हम जो एसीआई कमेटी है उसकी चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसकी जो मेन टाइटल है वो है सीमेंट स्टोरेज, हैंडलिंग और डिलीवरी के बारे में, कि हमने सीमेंट को हम स्टोर कैसे करेंगे, जो अगर बल्क क्वांटिटी में हो कैसे करेंगे, बैग की सूरत में हो कैसे करेंगे, अगर हम इनकी जो डिलीवरी वगैरह है उनमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कैसे करेंगे डिलीवरी, कैसे करेंगे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है इनके लिए। तो आज के सेशन में हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने से पहले, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं, जो आपका कोई साइट के साथ आपका वास्ता है या सीमेंट प्लांट के साथ आपका ताल्लुक है या कोई आप लेबॉरेटरी के साथ है टेस्टिंग के साथ, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरा आने वाला वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। अच्छा जी नजरीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो ऐसे समझ लो जो एसीआई कमेटी 225 है, इसकी कंटिन्यूटी है। जो मेन टाइटल है गाइड टू द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। बेसिकली आज जो हमारा स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे वो चैप्टर 4 है, जो कि ऐसे समझ लो कि सीमेंट स्टोरेज, हैंडलिंग एंड डिलीवरी के बारे में है। तो सबसे पहले हम थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि जो प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सीमेंट आर एसेंशियल। मतलब हम ऐसे समझ लो कि हम सीमेंट को प्रॉपर तरीके से स्टोर या हैंडलिंग या डिलीवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो हम हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज या डिलीवरी का, वो ऐसे समझ लो 3 किस्म की चीज़ें हम ऐसे समझ लो अचीव कर लें। जो 3 किस्म के ऑब्जेक्टिव हम रख देते हैं, जिसमें सबसे पहले है वो है प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, जो कि हम ऐसे समझ लो केमिकल सीमेंट जो है एक ऐसे समझ लो हमारे पास एक केमिकल मटेरियल है, जिसको अगर ऐसे समझ लो कोई मॉइस्चर या हवा लग जाता है तो इसमें जल्दी ऐसे समझ लो इसमें जो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिनकी वजह से इसमें जो इनकी क्वालिटी वगैरह है इनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है उसको प्रिवेंट कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि अवॉइड कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन बेसिकली ये है कि इसमें कोई पानी वगैरह या कोई ऐसे चीज़ या इक्विपमेंट वगैरह टूल वगैरह हम यूज़ कर लें जिनकी वजह से इनको नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मॉइस्चर चीज़ हो, किस चीज़ के ऊपर अगर हमने सीमेंट रखना हो, इसके अंदर अगर मॉइस्चर हो तो ज़ाहिर बात है वो इसमें इनटेक में आ जाता है। जब इनटेक में आ जाता है तो इसमें ज़ाहिर बात है वो रिएक्शन वगैरह आ जाता है इसमें। तो जो दूसरी सबसे बड़ी मेन ऑब्जेक्टिव होती है प्रॉपर हैंडलिंग या स्टोरेज की, वो है कंटेमिनेशन को हमने अवॉइड करना। तीसरी है जो कि ऐसे समझ लो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट क्वालिटी इन परफॉर्मेंस, क्योंकि ये बड़ा मैटर कर लेता है। जो हम सीमेंट वगैरह की अगर इसकी क्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, तो जो ऑटोमेटिकली हम जिस चीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसके लिए हमने कोई मिनिमम क्राइटेरिया रखा है तो इनके ऊपर इनका बड़ा इम्पैक्ट वगैरह आ जाता है इसके। और आखिर में कि अगर हम पुअर प्रैक्टिस लीड टू लंग फॉर्मेशन, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड इनकंसिस्टेंट कंक्रीट क्वालिटी। अच्छा, अगर हमने सही तरीके से इनकी स्टोरेज हैंडलिंग नहीं की तो इसमें लंग फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला बोला अगर मास्टर लग जाता है तो इसमें ऐसे समझ लो कि छोटे छोटे पत्थर वगैरह इसमें रिएक्शन मास्टर की वजह से रिएक्शन आ जाता है, तो जो इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर बड़ा इम्पेक्ट आ जाता है। अगर छोटी छोटी भी हो, से जो पूरे बल्क क्वांटिटी में आ जाए तो जाहिर बात है जो कम्युलेटिव तरीके से इनकी ऊपर बड़ा इम्पेक्ट आ जाता है इसके। तो इस जो सबसे पहला इम्पेक्ट आ जाता है वो है इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, कि स्ट्रेंथ वगैरह कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ जाहिर बात है जब स्ट्रेंथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली इनकी क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन वगैरह आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो इनकी है वो है सीमेंट स्टोरेज, जो 4.2 है।
अच्छा, स्टोरेज में जो सबसे पहले हमारे पास आता है बल्क सीमेंट स्टोरेज। बल्क का मतलब ये है कि इसमें ऐसे समझ लो कि बल्क क्वांटिटी मतलब ज़्यादा मिकदार में अगर हमें सीमेंट वगैरह को स्टोरेज करना हो, तो इनकी कैसे कर लेते हैं। अच्छा, तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि स्टोर इन वाटर टाइट साइलोज। अच्छा, साइलोज बेसिकली इसको एक ऐसे समझ लो एक टाइट रूम होता है या फनल टाइप के जो अंडरग्राउंड भी हो सकता है, अबव द ग्राउंड भी हो सकता है, जिसमें ऐसे समझ लो कि मॉइस्चर और एयर की सर्कुलेशन ना हो। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो है साइलोज मस्ट बी, मतलब अब जो दूसरे स्टेज में कि साइलोज होना चाहिए, साइलोज में हम कर लेते हैं। और जो दूसरा स्टेप है कि साइलोज किस किस्म के होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला सब पॉइंट वो है ड्राई मॉइस्चर प्रूफ। ये जो साइलोज हो इसमें बिल्कुल एयर और मॉइस्चर की सर्कुलेशन ना हो। जो दूसरी पॉइंट है क्लियरली लेबल बाय सीमेंट टाइप, मतलब जिसमें हम सीमेंट वगैरह अगर स्टोर कर रहे हैं, ओपीसी है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, इसको क्लियरली इसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। और जो तीसरा है इक्विप्ड विद एरेशन पैड्स एंड डस्ट कलेक्टर। अच्छा, इसके अंदर जो ऐसे समझ लो जो सर्कुलेशन वगैरह के लिए जिसमें ऐसे पाइप को जहाँ से हम इनके जो अगर एयर वगैरह आ भी जाए तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या जो कोई अगर डस्ट है, कोई सॉलिड पार्टिकल वगैरह है, इनको हम पाइप के ज़रिए इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसी सिस्टम होना चाहिए इसमें साइलोस पे। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो है डिफरेंट सीमेंट टाइप मस्ट नेवर बी मिक्स्ड। कि जो अगर टाइप 1 सीमेंट है तो टाइप 1 सीमेंट पूरे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि दरमियान में हम टाइप 2 या कोई टाइप 3 वगैरह इसमें एंटर कर लें, मतलब जो हर टाइप की जो अलग अलग क्वांटिटी होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया बल्क सीमेंट स्टोरेज में। अच्छा, अगर हमने बैग की सूरत में स्टोर करना है तो इनकी क्या क्या मतलब अगर स्टोर में कैसे करना है। तो जो सबसे पहले है ड्राई एंड एनक्लोज बिल्डिंग, मतलब क्लोज बिल्डिंग होना चाहिए जिसमें एयर का सर्कुलेशन कम से कम और मास्टर हो, जिसमें इनटेक वगैरह ज़्यादा ना हो पानी वाले का। दूसरा जो है रेस प्लेटफॉर्म एटलीस्ट 300 मिलीमीटर अबव ग्राउंड, मतलब एटलीस्ट जब आप ग्राउंड से इसकी स्टोर कर लेते हैं, ग्राउंड से एटलीस्ट 1 फुट मतलब 300 मिलीमीटर ये अबव इसको प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है अवे फ्रॉम वॉल्स, मतलब जो अगर साइड की दीवारें हैं तो इसे एटलीस्ट 450 मिलीमीटर जो है वो दूर होना चाहिए इसमें। ये जो 3 पॉइंट है ड्राई क्लोज बिल्डिंग above 300 millimeter from the ground and minimum 450 millimeter clearance from the साइड वाल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा, जो स्टेक हाइट है कि हम बोरी वगैरह एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो इनकी भी कुछ उसूल है। जो सबसे पहला है मैक्सिमम 10 बैग हाई, मतलब जो 10 बैग से ज़्यादा एक लेयर पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। जो दूसरी पॉइंट है वो है यूज़ फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हो जाना चाहिए, मतलब ऐसे अगर हम बैग को स्टोर कर रहे हैं तो जो सीमेंट वगैरह सबसे पहले डिलीवर हुआ है तो इनको सबसे पहले यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिलीवर जो है वो पहले हुआ है और बाद में फ्रेश आ गया, फ्रेश को यूज़ कर रही है। जो सबसे पहले आया है सबसे पहले उसी को आप यूज़ करोगे। इसके साथ जो बैग्स ओल्डर देन 2 मंथ्स शुड बी रीटेस्टेड बिफोर यूज़। अगर कोई इसमें 2 महीने से ज़्यादा वगैरह स्टोर में रह गया है तो जो इनको यूज़ करने से पहले इनकी जो टेस्टिंग है वो ज़रूरी है। जो 4.3 है सीमेंट हैंडलिंग, के सीमेंट को हम हैंडलिंग कैसे करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट है मिनिमाइज सीमेंट एक्सपोजर टू एयर एंड मास्टर। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि इन दो से हमने दूर रहना चाहिए, मास्टर और एयर से। अच्छा, इसके लिए हम कैसे क्या यूज़ करेंगे, न्यूमेटिक कन्वेयर्स। न्यूमेटिक कन्वेयर्स ये है कि बेसिकली हम पाइप के थ्रू जो कि इनके एयर है या कोई और डस्ट या सॉलिड पार्टिकल है, इसको हम मैकेनिकल तरीके से पाइप के ज़रिए से वहाँ से इसको निकाल लेते हैं। स्क्रीन फीडर भी ये है कि एक मैकेनिकल डिवाइस ऐसे समझ लो जिनको ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो एक्स्ट्रा एयर हो या कोई इसमें मॉइस्चर वगैरह हो, इनको बाहर एक्सपेल कर देता है। जो तीसरा है सील ट्रांसफर सिस्टम, मतलब इसमें सील होना चाहिए, क्लोज तरीके से होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए कि इधर से हवा या उधर से हवा आ रही हो इसमें। अच्छा, जो इसमें दूसरी पॉइंट है अवॉइड, मतलब में कौन सी चीज़ें ये तो हम यूज़ कर रहे हैं कि न्यूमेटिक कन्वेयर यूज़ कर लो, स्क्रीन फीडर और सील ट्रांसफर सिस्टम यूज़ कर लो जो एयर और मॉइस्चर को मिनिमाइज करने। अच्छा, अवॉइड का क्या करना है कि ड्रॉपिंग बैग फ्रॉम हाइट, के ऊपर हाइट से बैग को फेंकना नहीं चाहिए कि हम ऊपर से ऐसे बैग फेंक दें। दूसरा पॉइंट है टीयरिंग बैग्स अननेसेसरली, कि अननेसेसरी तरीके से हर एक को इनको आपने
फाड़ना नहीं है इसको, मतलब इसमें जो तीसरा है मिक्सिंग फ्रेश सीमेंट विद ओल्डर सीमेंट, कि मतलब इसमें जो पुराने हैं या जो नए सीमेंट वगैरह आपस में मिक्स नहीं करना। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है सीमेंट डिलीवरी, अगर हमने इसमें भी दो कैटेगरी है, बल्क डिलीवरी। बल्क डिलीवरी ज़ाहिर बात है हम टैंकर या कंटेनर के ज़रिए कर लेते हैं। तो जो कंटेनर के लिए कुछ शराइत है कि कंटेनर जो है हमारे पास क्लीन भी होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। सीमेंट के लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होना चाहिए इसमें, कि इसमें कोई और मास्टर वगैरह इनका काम हो। जो दूसरी पॉइंट है इक्विप विद प्रॉपर सील एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें कोई प्रॉपर सीलिंग वगैरह, मतलब कोई टेक्निकल तरीके से इनकी सीलिंग हो और डॉक्यूमेंटेशन भी हो कि कब आहिस्ता में इनकी इंस्पेक्शन कब हुई। जो दूसरी पॉइंट है डिलीवरी लाइन मस्ट बी पर्ज्ड बिफोर अनलोडिंग, मतलब जहाँ पे हमने अगर डिलीवरी वगैरह करनी है, अनलोडिंग करनी है, तो जो सबसे पहले जहाँ पे हमने सीमेंट को रखना है, इनको जो गैर ज़रूरी है, जो एडिशनल एयर मास्टर है, इनको क्लियर करना चाहिए, इनको बाहर एक्सपेल करना चाहिए इसको। अच्छा, जो अगर हमने ये तो बल्क डिलीवरी हो गया, अगर हमने बैग की सूरत में डिलीवरी करना है, तो जो बैग के लिए कुछ शराइत है कि बी इनटेक एंड प्रॉपरली लेबल, इसमें आपस में बिल्कुल इनटेक को प्रॉपर तरीके से सील हो और इसके ऊपर लेबल भी लगाओ कि कौन से सीमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ है, किस किस्म की सीमेंट है, ये होना चाहिए। जो दूसरी पॉइंट है फ्री फ्रॉम लम्प्स एंड मास्टर डैमेज, मतलब इसमें अंदर कोई इसमें पत्थर वगैरह ना हो कि इसमें डैमेज हुआ हो या इसमें मास्टर वगैरह का इनटेक हुआ हो, इसमें वो लम्प से फ्री होना चाहिए मास्टर से। जो तीसरी पॉइंट है कि बी प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रेन एंड ह्यूमिडिटी, मतलब अगर जहाँ से आपने लेके जाना है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो वहाँ पे ऐसे समझ लो कि अगर रेन की सूरत में वो प्रोटेक्टेड हुआ और दूसरा ह्यूमिडिटी वगैरह इसका इंट्रोजन ना हो इसमें। अच्छा, पाँचवें नंबर पे जो है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग है, कि जहाँ पे अगर हमने चेक वगैरह करना हो कि सीमेंट कौन से टाइप का सीमेंट है, मैन्युफैक्चरर क्या है, बेच नंबरिंग वगैरह क्या है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी इनकी कंडीशन क्या है, कोई लम्प्स वगैरह तो नहीं, मास्टर वगैरह तो नहीं लगी। और जो तीसरी चीज़ है कि इसमें जो डिलीवरी सर्टिफिकेट हो, इसके ऊपर ये मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, बहुत सारी डिटेल वगैरह, बेच नंबर या लॉट नंबर वगैरह सारी चीज़ें लगी हो के। अच्छा, इसमें अगर कुछ ऐसे समझ लो कि जो रिकमेंडेड पीरियड है, जो मैक्सिमम मेरे ख्याल में 3 मंथ है, 3 मंथ से अगर किसी की ड्यूरेशन ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद, तो इसमें हमने एटलीस्ट ये 3 टेस्ट होना चाहिए। फाइनेंसिस का टेस्ट होना चाहिए, सेटिंग टाइम का, और दूसरा जो स्ट्रेंथ टेस्ट है इनकी स्ट्रेंथ वगैरह हमने चेक करना हो, ये 3 टेस्ट एटलीस्ट होना चाहिए जो 3 महीने से ज़्यादा उसके ऊपर टाइम हो रहा हो। अच्छा, इसकी कुछ शेल्फ लाइफ लिमिट है, ये जो हम स्टोरेज कर लेते हैं या कितने टाइम के लिए करना चाहिए। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं कि सील बैग एंड ड्राई स्टोर, अगर ड्राई स्टोर है तो इसमें हम 3 महीने तक ऐसे समझ लो आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बल्क साइलोज है, लार्ज क्वांटिटी में है, ड्राई एंड सील भी है, तो सेवरल मंथ आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपोज ह्यूमिड स्टोरेज है, जहाँ पे अगर हम सीमेंट वगैरह एक्सपोज है एयर को या मास्टर को या ह्यूमिडिटी को, तो वहाँ पे हम यूज़ करने से पहले अपनी कंफर्मेशन के लिए इनकी ज़रूर आप इनकी टेस्ट करवा लें। अच्छा, 4.7 में इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज, मतलब अगर हमने प्रॉपर स्टोरेज नहीं की तो इनमें ऐसे समझ लो कि कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला इशू है वो है लॉस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि जो हमारे पास सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाता है जब इसमें लम्प फॉर्मेशन वगैरह आ जाता है। इसके अलावा जो डिले और फ्लैश सेटिंग टाइम, क्योंकि जब इसमें पार्शियली रिएक्शन हो जाता है ज़ाहिर बात है, तो इसमें जो नया अगर हमने यूज़ करना है वहाँ पे जो रिएक्शन है वो भी डिले से स्टार्ट होगा। डिले से स्टार्ट होगा तो इसकी सेटिंग टाइम वगैरह कम होगी। और जो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इनके ऊपर बड़ा बैड इम्पैक्ट वगैरह आ जाता है। और सिमिलरली इनका इंक्रीज वाटर डिमांड वगैरह ये बढ़ जाता है इसमें। तो इसके साथ आज का हमारा सेशन कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज के सेशन में हमने सीमेंट स्टोरेज, हैंडलिंग और डिलीवरी के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कशन की है कि हमने स्टोरेज वगैरह अगर बल्क क्वांटिटी में है तो इसकी कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, अगर बैग की सूरत में हमने इसकी स्टोरेज करनी है तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जो इनकी स्टेकिंग हाइट है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। इसके साथ
जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन में अगर हमने ट्रांसपोर्ट करना है, बल्क क्वांटिटी में करना है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अगर बैग की सूरत में करना है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और जो तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की, उनकी शेल्फ लाइफ को हमने डिस्कस किया कि अगर हमने कहाँ पे अगर 3 महीने के लिए रखा हुआ है, ड्राई एंड सील्ड कंडीशन में है, कोई इशू नहीं है। अगर इसको या तो साइलोज की सूरत में है, सेवरल मंथ तक रह सकते हैं। अगर ड्यूरेशन से थोड़ा इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाता है 3 मंथ से, तब इसको हमने अगर यूज़ करना हो तो इसके लिए हमें तकरीबन मिनिमम जो 3 टेस्ट है, फाइननेस का हो गया, सेटिंग टाइम और इनकी जो स्ट्रेंथ टेस्ट वगैरह, वो ज़रूरी है। और इसके साथ अगर इम्प्रॉपर हमने स्टोरेज की है तो इसमें कौन से वगैरह इशू आ सकते हैं उसको हमने डिस्कस किया। इसमें ड्यूरेबिलिटी का इशू भी आ सकता है, क्वालिटी के ऊपर भी इनकी क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि लंप परमिशन वगैरह बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो डिले सेटिंग टाइम आ जाता है, इसमें भी इनके ऊपर बड़ा इम्पेक्ट है। इसके साथ जो सबसे बड़ा इम्पेक्ट आ जाता है वो इनकी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर आ जाता है। इसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया चैप्टर 4 को। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल हर में कमेंट्स में कर ले। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का चैनल है और फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह टाइम पे जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ जिसके साथ अब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, जो हमारा जितनी भी पिछले जो हमारा वीडियो है, अगर आपने पूरे इसको ऐसे समझ लो स्टार्ट से देखना है तो जो लिंक नज़र आ रहा है, आप हमारे जो पुराने लेक्चर है उसको भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बड़ा फ़ायदा होगा।